वेलकम टू डेयरी अभी अभी खत्म हुई और कम से कम मेरे लिए ये 2025 की सबसे बेहतरीन सीरीज साबित हुई। एपिसोड 8 में जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। अब तक का सबसे डरावना एपिसोड और साथ ही पूरी फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला भी। अब सब कुछ समझ में आने लगा है। पेनीवाइज का बीता वक्त, वर्तमान और भविष्य को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और इसी वजह से सब कुछ दूसरे सीजन की ओर पूरी तरह से जा रहा है, जैसा कि इस चैनल पर होता है। चलिए इस नए चैप्टर के अंत और विश्लेषण में गहराई से उतरे। आखिरकार पेनीवाइज को हराया तो गया है लेकिन खत्म नहीं किया गया, और ये अहम फर्क सब कुछ बदल देता है। ये पक्का हो गया है कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका था लिली के पास मौजूद पुरखों की छुरी का इस्तेमाल करना, जो ठीक उसी महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़ी है जो उस रहस्यमयी बाधा को फिर से बनाने में मदद करती है। ये बाधा उसी सत्ता को बंदी बनाने के लिए बनाई गई है। वो सीन बेहद तीव्र और भावुक है, क्योंकि ये सिर्फ कच्ची ताकत की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से साथ मिलकर काम करने की है। थके हारे, डरे हुए और घायल बच्चे मिलकर वक्त के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि पेनीवाइज किसी भी कीमत पर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उस अहम पल में कुछ असाधारण और दिल को छू लेने वाला होता है। मृत रिची की आत्मा प्रकट होती है और मिशन में मदद करती है। बलिदान, प्यार और मुक्ति की एक ताकतवर मिसाल बन जाती है। ये सीन इंसानी अनुभव से ऊपर उठ जाता है, ये साबित करते हुए कि यहाँ तक कि मौत के बाद भी मौत, रिश्ते और हिम्मत भी एक ब्रह्मांडीय सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। जब सब कुछ खत्म सा लगे तभी पेनीवाइज अपनी आखिरी रूपांतरण करता है, उसका प्राचीन टेरोडैक्टिल रूप। एक विशाल जीव जिसकी बड़ी बड़ी पंखें और पक्षी जैसे पैर होते हैं, पूरी तरह से शुद्ध आतंक का मूर्त रूप। इस रूप में वो बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करता है इससे पहले कि विछुरा दफनाए, जिससे पूरी सीरीज का सबसे दर्दनाक और रोमांचक पल आता है। फिर भी सारे मुश्किलों के बावजूद वे छुरे को ठीक उसी जगह घोंपने में कामयाब हो जाते हैं। बाधा को फिर से सील करके पेनीवाइज को पीछे हटने पर मजबूर कर देना। ये कोई स्थायी मौत नहीं है, क्योंकि पेनीवाइज को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक अहम जीत है। राक्षस को हराया गया है, काबू में किया गया है और सजा दी गई है कि वो अब से 27 साल बाद तक सोएगा। सीरीज ये भी पक्की करती है, जो पूरी कहानी को शानदार और दर्दनाक तरीके से नई रोशनी में पेश करती है। मार्ज सच में रिची टोजियर की माँ है। वक्त के साथ निडर और बहादुर मार्ज बड़ी होकर मार्गरेट टोजियर बनेगी, जो इस करिश्माई सदस्य की माँ है। ये खुलासा सिर्फ विधि नहीं बैठता, बल्कि जो कुछ हमने देखा उसका भावनात्मक भार भी बढ़ा देता है, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि रिची की हिम्मत कहीं अचानक नहीं आई थी, ये उसने विरासत में पाई थी। मार्ज ने बचपन से ही असाधारण बहादुरी दिखाई, सामने खड़े हुए सच्चे बुराई का सामना किया, और ये बिल्कुल समझ में आता है कि उसने ऐसा बेटा पाल लिया जो दशकों बाद उसी दानव को चुनौती दे सके। सबसे काव्यात्मक और दुखद बात यह है कि रिची का नाम उनके पहले प्यार रिच सैंटोस के सम्मान में रखा गया है। यादों, दर्द और प्यार के एक चक्र को बंद करना जो पीढ़ियों तक फैला हुआ है। पेनीवाइज सिर्फ डर पर ही निर्भर नहीं करता। इंसान चाहे टूटे हुए हों, हिम्मत आगे बढ़ाते हैं, और वही विरासत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अंत में साफ हो जाता है कि आईटी की दुनिया में समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। पेनीवाइज समय को इसी चक्रीय तरीके से समझता है, और सीरीज कुछ बहुत डरावनी बात बताती है। ये सत्ता जानती थी कि भविष्य में क्या होगा। पेनीवाइज को अपनी अंततः होने वाली चीजों का पता था। लूजर्स क्लब के हाथों हार की वजह से उसका असली मकसद 1960 के दशक में सिर्फ खाने का नहीं था, बल्कि भविष्य की जड़ ही बदलना था। उसका इरादा साफ और खतरनाक था, लूजर्स के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही खत्म कर देना। मार्च को मारने की कोशिश करके पेनीवाइज रिची टोजियर के जन्म को रोकना चाहता था, जो उसकी आने वाली तबाही में एक अहम किरदार था। अगर वो टाइमलाइन से रिची को मिटाने में कामयाब हो जाता, तो पेनीवाइज दोनों कालखंडों में बिना किसी विरोध के आजाद हो जाता, किसी भी तरह से। ये मोड़ वेलकम टू डेयरी को साधारण प्रीक्वल से कहीं ऊपर ले जाता है। ये खामोश समय की जंग है, एक ब्रह्मांडीय सत्ता और किस्मत के बीच। लेकिन पेनीवाइज हार जाता है। भविष्य जानने के बावजूद वो इसे बदल नहीं सकता। इस टाइमलाइन में भी वो फिर से हराया जाता है, जो ये साबित करता है कि डर हमेशा रह सकता है, लेकिन कभी अजेय नहीं होता। पेनीवाइज समय के साथ कैसे जुड़ता है, इसका जवाब जितना आसान है उतना ही डरावना भी। पेनीवाइज कोई साधारण इंसान या सामान्य राक्षस नहीं है। वो मैक्रोवर्स से आया एक अस्तित्व है, जिसका सबसे सच्चा रूप है डेड लाइट्स का गोला। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना है जो इंसानों की समझ से परे है, समय, पदार्थ और कारण प्रभाव से बाहर। उसके लिए समय बहता नहीं, वो मुड़ता है। अलग अलग युगों में घूमना कोई सीखी हुई ताकत नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी का नेचुरल नतीजा है। जो चीज अभी भी जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ी गई है, वो ये कि क्या वो एक साथ कई टाइमलाइंस में मौजूद हो सकता है। सब कुछ यही बताता है कि सिर्फ एक ही पेनीवाइज है
जो समय में घूमता रहता है, चक्र के अलग अलग मोड़ों पर दखल देना। इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि पेनीवाइज कभी मरता नहीं, वो पीछे हटता है, इंतजार करता है और फिर वापस आता है। वेलकम टू डेरी का अंत कोई खत्म नहीं है। ये एक डरावनी सच्चाई साबित करता है कि हॉरर कभी असल में खत्म नहीं होता, वो बस सोता रहता है, सही पल का इंतजार करते हुए फिर से जागने का। सब कुछ एक अजीब तरीके से दूसरे सीजन के लिए सेट हो जाता है और मार्जी का खुद का डर सबसे साफ संकेत बन जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसकी चिंता बस बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या पागलपन की हद तक नहीं है। पेनीवाइज बस इंतजार नहीं कर सकता, वो टाइम में भी घूम सकता है और पहले के जमाने में जाकर पूरी पीढ़ियों को उनकी जड़ से ही हमला कर सकता है। हमें पता है कि दूसरा सीजन 27 साल पहले सेट होगा, जो एक डरावनी संभावना खोलता है। पेनीवाइज सिर्फ 60s के दशक में लूजर्स के माता पिता को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, अब वो सीधे पिछली पीढ़ी के परिवार वालों को निशाना बना सकता है, ताकि किसी भी तरह की बहादुरी की कड़ी शुरू होने से पहले ही खत्म की जा सके। ये एक ठंडा, सोचा समझा और ब्रह्मांडीय प्लान है, पूरी तरह से उस सोच के साथ मेल खाता है जो समय को एक चक्र के रूप में देखता है। अगर पेनीवाइज और भी पीछे धकेल सकता है तो हर इंसानी जीत कमजोर हो जाती है। बड़ी उम्मीद ये है कि जैसे इस सीजन में हुआ, ठीक वैसे ही 27 साल पहले भी कुछ बहादुर बच्चे होंगे जो पूरी तरह समझ ना पाते हुए भी सच्चे डर का सामना करने को तैयार होंगे। हेनलैंड परिवार की कहानी का समाधान पूरे सीरीज में सबसे शक्तिशाली और संतोषजनक है। लेरॉय। आखिरकार एक अहम फैसला होता है कि डेरी में ही रहना है। शार्लेट के साथ मिलकर वे रोज की फार्म पर बस जाते हैं, जिसे रोज डैनियल की मौत के बाद सौंपने का फैसला करती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वो अकेले उस जगह की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। रोज मानती है कि उसे एक प्रतिरक्षक चाहिए, कोई ऐसा जो जमीन और लोगों का ख्याल रख सके, और इस काम के लिए हेनलिन से बेहतर कोई नहीं है, जो पेनीवाइज और इंसानी भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ डट कर लड़ने की हिम्मत दिखा चुके हैं। ये फैसला सिर्फ भावनात्मक भारीपन ही नहीं रखता, बल्कि एक बड़ी कहानी की अहमियत भी रखता है, क्योंकि ये उस विरासत की नींव रखता है जो माइक हेनलिन तक पहुंचेगी। विल हेनलिन डेरी में बड़ा होगा, जो डरावने हालातों से भरा होगा, लेकिन साथ ही उसमें हिम्मत भी होगी, और वो अपने बेटे माइक के लिए रास्ता बनाएगा ताकि 27 साल बाद माइक उस लूजर्स क्लब में शामिल हो सके। हेनलिन परिवार स्थानीय लोगों के साथ डेरी के चुपचाप रक्षक बन जाते हैं, उन चक्रों के पहरेदार जो वो जानते हैं कि हर 27 साल बाद फिर से लौटेंगे। इस बीच डिक हावरेन की किस्मत एक मिसाल बनती है, स्टीफन किंग की दुनिया को एक बेहतरीन सलामी। हॉरर और पेनीवाइज की मानसिक चालाकियों से बचकर डिक डेरी छोड़ने का फैसला करता है और लंदन में कुक की नौकरी स्वीकार करता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास होटल में काम करने का पर्याप्त तजुर्बा है, तो वो चुटकी लेते हुए और आत्मविश्वास से कहता है, मुझे लगता है मैं संभाल लूंगा। मेरा मतलब है, होटल थोड़ी मुश्किल जगह होती है क्या? ये लाइन बिल्कुल कोई मौका नहीं है, ये फैंस के लिए एक मजेदार और सीधे सीधे इशारा है। डिक हावरेन आखिरकार ओवरलुक होटल में शेफ बन के ही रहेगा। होटल द शाइनिंग का वो भूतिया माहौल। जवाब में एक दुखद और लगभग क्रूर लहजा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ओवरलुक बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं है। तो वेलकम टू डेरी सिर्फ उससे जुड़ता ही नहीं, बल्कि स्टीफन किंग की विशाल और डरावनी साझा दुनिया में और भी साफ साफ घुलने लगता है। पोस्ट क्रेडिट सीन बिना किसी अतिशयोक्ति के पूरी सीरीज का सबसे डरावना और खुलासे वाला पल है। ये पक्का हो जाता है कि बेवर्ली मार्ज 26 साल बाद आती है, 27 नहीं। और ये छोटी सी बात, ये सबसे जरूरी है। इंग्रिड कर्श, जो पूरी तरह से पागलपन में डूबा हुआ है, 26 साल से पेनीवाइज की पेंटिंग्स बना रहा है और उसके जागने का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई भक्त अपने भगवान का। लेकिन हम अभी 26वें साल में हैं, ना कि 27वें में। इसका कारण और भी डरावना है। दूसरी सीजन बेवर्ली मार्ज के सबसे दर्दनाक अतीत को दिखाने वाली है। हम 1988 में हैं और बेवर्ली, जो भविष्य में लूजर्स क्लब की सदस्य होगी और पेनीवाइज को हराएगी, अभी भी एक बच्ची है जो जख्मों से भरी हुई है। उसकी माँ अल्फ्रेडा मार्ज अभी जूनिपर के एक कमरे में अपनी जान ले चुकी है, एक भयानक घटना जो बेव के ज्यादातर ट्रॉमा को आकार देती है। जो इंग्रिड कर्श हम अब देखते हैं, वो लगभग वही परेशान करने वाला शख्स है जो भविष्य में भी दिखेगा, और इस तरह कहानी का चक्र पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये मौका साफ कर देता है कि ये सीरीज सिर्फ राक्षस की उत्पत्ति बताने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के दर्द की भी कहानी है जो एक दिन उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत करेंगे।